हेलो सर, मैं विनय निगम आपका स्वागत करता हूँ अपने क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण में। तो अपन ने काफ़ी वक्त पहले पढ़ा था पीर और मंदिर के पहले का आधा पैराग्राफ, मतलब आधा पाठ हो चुका था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पीर और मंदिर, और आपको बता दूं कि ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। चलो। आजकल मेरे को किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन कृपया का पूरा देखिए। ओके। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। चने चने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। पीर फारसी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इन्हीं दोनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्मा भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। जीववाद, यहाँ मानने की पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। हाँ, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गए। हमने देखा कि यह अध्याय 2.5 की मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव को प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर, अनेक निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू तेली, कंसारी, घंटे धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। तो सर, आपकी एक मनपसंद, मतलब आपकी जो जाति है उसे अतीत में कालू बोला जाता था, लेकिन अब ये तेली है। ओके। यूरोप की व्यवसायिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्हें इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। तब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पड़ वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ दिए गए मंदिरों की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिरों से करें
एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी, एक चौचाला मंदिर। चौचाला आवाज लो। पर मेरे को चाइनीज कहते हैं तो वो तो दिखाने पड़ेगा ना, मजाक कर रहा था। हाँ तो चलो, आई रीड ओके। उन मंदिरों की शक्ल या आकृति की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली या चौचाला, चार छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ओके। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय सतहें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो प्रत्येक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, के भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक कि इन दोनों वस्तुओं जो गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। ऐसे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समीज भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म ने विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। घरेलू उपयोग के लिए तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आरामबाग। यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च से यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। आपको बता दूं कि जो ग्रीस ही यूनान में आता है, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय
एक अलग अलग राज्य था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। मैं लेके आऊँगा अगली बार और अच्छा पाठ एक किस्से के साथ। बाय बाय। जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय तमिलनाडु, जय भोलेनाथ।